हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एनसीईआरटी के सिलेबस रिवीजन से सिर्फ मुगलों की क्रूरता का नया चैप्टर ही नहीं खुला है, बल्कि आप देख रहे होंगे बीते दिन से सियासत का अध्याय भी खुल गया है। मुगलों की क्रूरता पर पर्दा डालने की दलीलें देखिए। मुगल पीरियड में गंगा जमनी तहजीब थी, दंगे नहीं होते थे, तभी मुसलमान तो नहीं सभी बन गए। और तो और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे इतिहास के हमारे महानायकों की तुलना मुगल बर्बरता से की गई है। सवाल यह है कि क्या मुगल पीरियड का इनकन्वीनियंट ट्रूथ, एक बार फिर से आपसे पूछ रहे हैं, क्या मुगल काल का ऐसी जो उस वक्त की सच्चाई थी, जो सबको लगता था कि ये सहूलियत के हिसाब से गलत है, वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ वोट बैंक की राजनीति पर चोट पहुंचाता है। मुगल पीरियड में अगर काफिर बताकर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हजारों की तादाद में मंदिरों को तोड़ने के आदेश अकबर से लेकर औरंगजेब ने दिए, तो क्यों इतिहास का ये सच नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, इतिहास का वो हिस्सा भी बताया जाना चाहिए जब अकबर ने जिजिया को रोक दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन अगर अकबर ने 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार का ऐलान किया, आदेश दिया और उसके बाद कहा कि काफिरों को सही सजा मिली है, तो ये हिस्सा भी तो बताना चाहिए। क्या इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ाने का खामियाजा हमने अपने नायकों को सही रूप में नहीं समझने में भुगता है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे इतिहास पुरुषों की गाथाएं सामने हैं, तो वो कौन लोग हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं? और क्यों इसीलिए आज हल्ला बोल की वजह से मुगल क्रूरता के चैप्टर क्यों नहीं पढ़ना चाहते? मुगल क्रूरता से ये कैसी मोहब्बत? रिपोर्ट देखिए। मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया, उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था। लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है, बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को ज़मीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। बादशाह की ज़बान संविधान होती थी उस ज़माने में, तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगल इतिहास का रिवीजन क्या हुआ? किताब में बाबर और औरंगजेब के साथ साथ अकबर की क्रूरता का भी चैप्टर क्या जोड़ा गया? मुगल शासन की बर्बरता पर पर्दा डालने वाले मैदान में आ खड़े। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का दावा है कि मुगलों के जमाने में गंगा जमनी तहजीब थी, सब मिलजुल कर रहते थे। मुगलों ने लोगों की शिकायतों पर अगर मंदिर तोड़े तो बनवाए भी, यानी समूचे मुगल पीरियड को हिंदू, बौद्ध, जैन सभी वर्गों के लिए सामान्य काल बताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे। माहौल चल रहा है देश का, पॉलिटिकल माहौल, कि मुसलमानों को जो जितनी गालियां बकले उतना ही बड़ा नेता बीजेपी का बन जाता है। उसी के तहत हमारे बहुत सी एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज उसके इन्फ्लुएंस में रहती हैं और उसी हिसाब से वो कुछ ना कुछ ऐसे शगुफे छोड़ते रहते हैं। मुगल इतिहास पर अखिलेश यादव के करीबी नेता का जो दृष्टिकोण है वो तो है ही, लेकिन एसटी हसन का यह आरोप बहुत गंभीर है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह का इतिहास लेखन हो रहा है। अब सवाल ये है कि मुगल का मतलब आज का देश का मुसलमान कैसे हो गया? सवाल ये भी है कि क्या ये वही सोच नहीं है जिसकी वजह से अब से कुछ साल पहले तक सत्ता के गलियारे की एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम औरंगजेब के नाम पर था, जिसे अब बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है? क्या ये वही सोच नहीं है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर हंगामा थमा नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, तो उधर हिंदूवादी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग उसे हटाने की मांग करते हैं। खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे। मुगल शासन की क्रूरता पर पर्दा डालने की एक कोशिश बुधवार को हल्ला बोल की बहस में शामिल हुई। जेएनयू रिसर्चर रुचिका शर्मा ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक दावे से की थी। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया।
फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजाधिराजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं, उनके बनाए टेंपल पे। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। रुचिका शर्मा का दावा प्रामाणिक नहीं और उस पर जोरदार प्रतिक्रिया हुई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, शिवाजी महाराज और वोडेयार के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। मराठा सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर अटैक किया, लेकिन जमीन हथियाने के लिए नहीं। इसे मुगलों की लड़ाइयों से तुलना करना न सिर्फ तथ्य बिगाड़ना है बल्कि छल भी है। मुगल शासन की क्रूरता के सच्चे इतिहास की बहस के बीच असली मुद्दा अपने सही आदर्श चुनने का है। औरंगजेब में तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इसलिए हमने कहा यहाँ का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। एनसीईआरटी की किताब में मुगलों की क्रूरता का पन्ना आज की पीढ़ी को बनाने संवारने से जुड़ा है। इसीलिए जब एसटी हसन और रुचिका शर्मा जैसे लोग मुगल शासन की क्रूरता पर पर्दा डाल रहे हैं तो राजनीति में हंगामा होना ही था। जो कहते हैं उन्होंने तो इमारतें बनाई, शायद कह रहे हैं मंदिर भी बनाए, तो क्या बाबरी मस्जिद जब बना था श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर, तो वो क्या मुगल शासन काल का एक प्यार मोहब्बत का तोहफा था? आज पता नहीं क्यों ये नफरत कहां से पैदा हुई है, जबकि कमाल की बात है, सनातन की बात करेंगे। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को इतिहास में जिंदा रखना चाहती है। वो चाहती नहीं कि आज के जो समस्या है उस पर बात हो पाए। मुगलों की राजनीति नई नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब का नया चैप्टर राजनीति का नया चैप्टर खोल गया है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद राज्यसभा के, प्रवक्ता बीजेपी के। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। इंदौल सेनगुप्ता इतिहासकार के रूप में, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, ये बहस बीते दिन से चल रही, जब से 8वीं की किताबों में कुछ पन्ने बदले गए हैं, कुछ नई लाइनें जोड़ी गई हैं। सवाल सीधा है और विपक्ष का आरोप है कि आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का ही एक एक्सटेंशन है। अब इसको आप रिफ्यूट कीजिए, ऐसा क्यों नहीं है? वो तो सीधा कहते हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, आपको मुगलों के जरिए देश के मुसलमानों को नीचा दिखाना है। मैं समझ से मेरे परे है कि इतिहास के क्रूर आक्रांता विदेशी लुटेरों के साथ आज के भारत का कोई वर्ग अपने को क्यों जोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल बंगाल के फेमाइन के लिए जिम्मेदार था, और अगर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अगर कर्जन और वेलेजली से क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक कोई ईसाई अपने को नहीं जोड़ता, तो मेरे भाई बाबर, तुगलक, औरंगजेब से मुसलमान क्यों जोड़ता है? समझाना तो उसे चाहिए कि तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई ईसाई नहीं कहता कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट मेरे बाप ने बनवाया है, मगर खैर वो बाप आप थे नहीं थे वो एक अलग बात है। मगर क्यों भारत का एक राजनीतिक वर्ग खड़े होकर कहता है कि कुतुब मीनार से लेकर लाल किला तक फलाना ढिमाका हमारे बाप ने बनवाया? और जहां तक अत्याचारों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है जिसमें नाजियों के द्वारा यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ, इससे कोई जर्मन अपनी फीलिंग्स को हर्ट करते हुए नहीं देखता। फिल्में बनती हैं शिंडलर्स लिस्ट से लेकर सेविंग प्राइवेट रियॉन तक, तो कोई आज की जर्मनी में नहीं कहता कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग और एडोल्फ आइकमैन ये मेरे आदर्श हैं। तो आज किसको आदर्श नजर आता है? ये बाबर को
अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को रहमत उल्लाह अलैह आकर टीवी पर बोलने वाले लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अंजना जी, हकीकत तो यह होना चाहिए कि उनको रुग्ण मानसिकता से बाहर निकालने का प्रयास होना चाहिए, मगर क्या बताएं, वोट बैंक के शॉर्टकट में ऐसा उसको अंदर ले जाने का प्रयास करता। और अभी जो आपके टीवी पे क्लिप दिखाई जा रही थी, कोई इतिहासकार महोदया बोल रही थी, तो मैं कोट करना चाहता हूं, सिर्फ भारत को नहीं, विल डूरांट ने लिखा है, यह अमेरिकी इतिहासकार है, कि हिंदुओं के ऊपर जो मुस्लिम्स का अटैक था वो विश्व के इतिहास के वन ऑफ द ब्लडियस्ट नहीं, सबसे ब्लडियस्ट जेनोसाइड में से एक है। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कोई भी राजा जीतता था और दूसरा जीतता था। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये बता दो कि राजपूत राजाओं ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, विजयनगर एम्पायर में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, मगर बाकियों के फतवे अवेलेबल हैं। फतवाए आलमगीरी से लेके फतेहनामा चित्तौड़ तक अकबर और इन्होंने क्या किया वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। मगर क्या बताएं, इनको इतिहास की एक गुलामी की मानसिकता में आज के एक वर्ग को ऐसा डुबो कर रखना है, ऐसा भिगो कर रखना है कि उसके अंदर वास्तविकता को देखने की शक्ति ना आने पाए। इसीलिए मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा, एक लाइन में कह देना चाहता हूं साहब, मैं एक लाइन कह दूं, अटल जी की कविता की पंक्ति है, अरे कौन नहीं जानता कि अकबर जो था मीना बाजार लगाता था, हजारों औरतें खड़ी रहती थी और जिसको चाहा उसको उठा लिया, अगर उसके घर वालों ने मना किया तो उसको मार दिया जाता था। यह रिकॉर्ड पे है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। इसलिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कहता हूं कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट उठे विप्लव लेकर वह अनल तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मेरे विचार से फैक्ट पे बात कर लें, डॉक्यूमेंट पे बात कर लें, या भारत की परंपरा पे बात कर लें। जो वीएस नायपॉल ने लिखा, इंडिया इज अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इकलौता देश है जो विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो अत्याचारियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ठीक है, और आलोक जी अब आपके पास आते हुए, सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा और आरोप यह लगता है कि वाम विचारधारा का ऐसा वर्चस्व रहा हमारी शिक्षा पर कि हमें कुछ बताया गया उससे ज्यादा छिपाया गया। अब सवाल यह है कि यह ऑन रिकॉर्ड हर हिस्टोरियन मानता है कि हां 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार का ऑर्डर अकबर ने दिया था, लेकिन हमें क्या सिखाया समझाया गया, अकबर द ग्रेट, अकबर महान नेता था। यह अपने ही इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सच तो बताना जवाबदेही होती है ना शिक्षा की। देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की भी सरकार है और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, और उसके अलावा भी लगभग 7 से 8 साल बाकी पार्टियों की भी सरकार रही है, चाहे उसमें हम शामिल रहे हों, चाहे बीजेपी रही हो, प्रधानमंत्री कांग्रेस से नहीं रहा हो। तो लगभग आप मान के चलिए कि 25 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिक्कत यह है कि इनका 3P मॉडल आ गया है। एक है पॉलिटिसाइजेशन, कि किसी भी तरह से आप हर सिलेबस को पॉलिटिसाइज कीजिए, यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिसाइज कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कीजिए। दूसरा है पोलराइजेशन, कि हर चीज में पोलराइज कीजिए। अकबर महान था या नहीं था, उससे अगर बिहार की बच्ची की जान बच सकती हो तो बिल्कुल आज ही सब कुछ उखाड़ के फेंक दीजिए और पूरे मुगल काल को वहां से हटा दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 दिन में लगभग 25 के करीब मर्डर बिहार के अंदर होते हैं, लेकिन इनको चिंता हो रही है अकबर काल की कि उस समय पर क्या हुआ था। तो पहला पॉलिटिसाइजेशन, दूसरा पी का पोलराइजेशन, और तीसरा है पॉइजनिंग करना, कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको किसी भी रूप में पॉइजनिंग कीजिए। ये लोग अंग्रेजों पर कोई बात नहीं बोलते हैं, अंग्रेजों से बड़ा लगाव है इनको, अंग्रेजों से उन्होंने जितने अत्याचार किए उनके ऊपर इनको कभी एक मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन पूरा का पूरा जो मुगल काल है उसके ऊपर 1300 से 1700 शताब्दी तक का, उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है कि उसको उपयोग करके बिहार के चुनाव को टारगेट किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गुजरात के दंगों के बारे में कहा, आलोचना की कि वे राजधर्म होना चाहिए, उसको भी हटा दिया गया है। गोधरा को कर्टेल कर दिया गया है।
पंडित नेहरू और B.R. अम्बेडकर, उनके जो जितने कोट्स थे उनको घटा दिया गया। नक्सलाइट मूवमेंट के कारण और उनके प्रभाव को घटा दिया गया। इकोनॉमिक की बुक में 12th क्लास की में फार्म लॉज को हटा दिया। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स को हटा दिया गया। और तमाम चीजें ऐसी की गई हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात की गई, क्योंकि ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके अंदर सोशल मूवमेंट जितनी हैं, जितनी पीजेंट मूवमेंट्स हैं, जिसमें पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी की बात है, वो सब पूरी तरह से हटाने का काम किया। और दूसरी तरफ जो मुगल काल की अच्छी चीजें भी थी, मैं नहीं कहता कि सभी कुछ अच्छा था, सभी कुछ खराब था। आज मोदी जी के शासनकाल में बहुत कुछ खराब है, उसके लिए हम रोज आलोचना करते हैं। कोर्ट का जो सिस्टम था, आर्ट एंड कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, बहुत सी चीजें उस समय की अच्छी भी थी, उनको पूरी तरह से हटाने का काम किया। हम ट्रेडिशनली पढ़ते आते थे 6th क्लास में एंशिएंट इंडिया, 7th में मेडिवियल, 8th में मॉडर्न इंडिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको खिचड़ी बनाने का काम पूरी तरह से किया। और ये आज से नहीं कर रहे, इन्होंने हेडिंग हटाया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अरे भाई क्या प्रॉब्लम थी अगर कांग्रेस के बारे में वहां पर कुछ लिखा था? डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी हटा दिया गया है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी हटा दिया गया है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिया गया है, आरएसएस का बैन वाला चैप्टर को शॉर्ट कर दिया गया है, गांधी जी के असैसिनेशन को शब्दों को बदल दिया गया है। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि भाई किसने मारा, गोडसे ने मारा, गोडसे किससे प्रभावित था? आरएसएस की विचारधारा से। अब वहां सेंटेंस आ गया, शॉट डेड बाय ए यंग मैन। पूरी तरह से जो चैप्टर्स इनको कन्वीनियंट नहीं थे, जो चीजें इनको आज जहर घोलने के लिए कन्वीनियंट सूटेबल नहीं थी, उनको हटाने का काम किया। सुधांशु जी इसका जवाब ये लोग हिस्ट्री में जीना चाहते हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी और कास्ट कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी तमाम जो चीजें इनको सूट नहीं करती थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, उनको सबको हटा दिया गया। गौधरा को डाउन करो, पंडित नेहरू को हटा दो। इनके 3 ही टारगेट है। मुगल काल को दिखाकर हिंदुओं में भय पैदा करो, ऐसा ना हो जाए कहीं हमें वोट दे दो, कांग्रेस ने बहुत गलत कर दिया है, कांग्रेस को हटा दो। और तीसरा, मनुस्मृति किस तरह से उसके विभिन्न पहलुओं को आज के संदर्भ में लागू किया जाए, केवल ये है। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। पॉलिटिसाइजेशन, पोलराइजेशन एंड पॉइजनिंग, उनके 3P पर जवाब दीजिए सुधांशु जी। उसके बाद जा रही हूं इडोल जी और विवेक जी। देखिए, बिल्कुल आलोक शर्मा जी ने मेरी बात को साबित कर दिया। मैंने कहा था मुगलों का आज का क्या कनेक्शन है, इन्होंने साबित कर दिया कनेक्शन है, और यह कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। इसी मानसिकता ने देश को नुकसान पहुंचाया। और यह मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति की एक चीज आज लागू नहीं है। और यदि आप उस रूप में मानेंगे तो सिर्फ एक ही प्रांत था जहां उस ढंग की चीज लागू थी कि जन्म से जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी होगा उसका बेटा PhD करके भी सफाई कर्मचारी रहेगा। कश्मीर में धारा 370 में वाल्मीकि समाज के लिए, और आप लोगों ने उसको चला के रखा था। मैं 1 दर्जन उदाहरण बता सकते हैं जो शरिया के लागू हैं। जो इमारती शरिया आपने संविधान में पिछले दरवाजे से बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में आपने घुसपैठ लगाकर सेंध मारकर किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं आलोक शर्मा जी को, एक प्रावधान बताएं जो मनुस्मृति का लागू है। 1 दर्जन बता रहा हूं शरिया के। ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, 4 बीबी, 9 साल की बेटी से बच्ची से शादी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और अगर शरिया और संविधान में कोई मतभेद हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भारत की संसद शाहबानो केस के उदाहरण में रौंद कर एक उसके ऊपर कर देगी। वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर, वो शरिया जो पूरे दुनिया में किसी अरब और ईरान में भी नहीं है। और हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस जमाने में जब बेरोजगारी से देश जूझ रहा था तब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला रहे थे। और मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, आप बहुत मनुस्मृति करते हैं, आप क्या दूसरों को अपने से कम मानते हैं? बोलिए हां या ना। मैं तो नहीं मानता कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति हमसे कम है। बताइए, आप मानते हैं? नहीं मानते ना। मगर मुस्लिमों में वो कहते हैं कि हम ऊपर हैं और बाकी जो हैं वो काफिर हैं। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब पार्टीशन, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो आपने हमारी सरकार आने से पहले पूरा गायब करवा दी थी इतिहास से, उसमें लिखा है कि मुस्लिम समाज का भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अपनों के लिए मोहब्बत है, बाकियों के लिए हिकारत है, और मुस्लिम मानते हैं कि बाकी उनसे नीचे हैं।
आलोक शर्मा जी, मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, कोई शेख और सैयद से, और विवेक जी बैठे हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी शेख सैयद कुरैशी से कहलवा दीजिए कि वो हिंदुस्तान का है और वो बाकियों से ऊंचा नहीं है। वो गद्दी, घोसी, बहना, अंसारी, जुलाही जो मुस्लिम समाज के, उनसे ऊंचा नहीं है। मगर आलोक शर्मा और हम बैठे, हम तो नहीं किसी को मानते, मगर फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा उस जमाने के लोगों को आज जोड़कर, और मैं आलोक जी एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बात करता हूं। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, आपको बताऊं, दर्शकों से कह रहा हूं, अंजना जी, एक आरजे रमल है प्रोफेसर हवाई यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पूरी दुनिया में जेनोसाइड के ऊपर एक स्टडी की है। उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, डेमोसाइट, कोई जाके चेक कर ले। 13वीं 14वीं शताब्दी में गुलाम वंश से, मुगलक काल से मुगल वंश में कितने लाख लोग मारे गए, इसका पूरा डिटेल अवेलेबल है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में, उनके दरबार में, उनके राजकवि भूषण ने लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, मैं कोट करके किताबें रेफरेंस कोट कर रहा हूं। आप लोगों की तरह राजनीतिक वक्तव्य नहीं देखता। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आए बाएं बोलेंगे, छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद मुझे देखिए, मैं तीन चार चीजें जो सांसद जी ने उठाई है, मैं उनका जवाब देता हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया। इनकी सरकार कितने साल हो गए वह उस 91 के बाद आज तक? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 11 साल मोदी जी हो गए, लगभग 17 साल। किसी एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस एक्ट के खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए। लेकिन यहां पर वोट मांगने के लिए टीवी पर उपदेश देना बहुत जरूरी है। 3 तलाक की बात करते हैं आप। 3 तलाक जब हटा, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या आपके यहां पर किसी ने पहल की थी? अगर किसी ने पहल की थी तो उसका नाम बताइए। शाहबानो के केस में संसद में बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको बदला गया, लेकिन उसके बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको शाहबानो वाले केस को बदल दिया। क्या ये भी सच नहीं है? लेकिन आधा सच आप लोग बताएंगे। 2000 के दंगों को आप छुपाकर और बाकी चीजों को छुपाकर आप ये सोचें कि हम केवल मुगल काल की बात करें। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किए थे? क्या अंग्रेजों के अत्याचार पर आपने 4 सेंटेंस ऐड किए? लेकिन वो आपके मित्र थे। आज भी फूट डालो, शासन करो, आप उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए अंग्रेजों के शासन काल पर बहुत बदलाव नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग की आपने बात की, हमने तो एनसीईआरटी की किताबों में ही पढ़ा था कि भाई जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा हुआ था। फिर भी एक कमेटी बनती, कोई काम करती। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज जो लोग कमेटी में थे वो कह रहे हैं कि हमारा नाम एनसीईआरटी की किताबों से हटा दीजिए, चाहे वो योगेंद्र हो चाहे सुहास जी हो। आज हालत ये हो गई है कि वाइस चांसलर से लेकर चपड़ासी तक एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, चाहे वो पीएचडी हो चाहे ना हो, चाहे उसको टीचिंग एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, आरएसएस की मोहर लगनी चाहिए। ठीक है, केवल ये पूरा प्रयास चल रहा है। हाँ, इस पर लौटेंगे। सुधांशु जी अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास थोड़ा सा, सुधांशु जी, बाकी दोनों लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी तबीयत तो सबसे ज्यादा खराब हो रही होगी, लेकिन मैं भी कुछ सबूत यहाँ पर लाई हूँ और ये उन्हीं का डॉक्यूमेंटेड है। वैसे हमेशा कहा जाता है, एक सेकंड विवेक जी को दिखा दीजिए, हमेशा कहा जाता है कि इतिहास जो ताकतवर होता है, जो विजेता होता है, वही लिखता है। मैं बाबरनामा आपके सामने कोट कर रही हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ही ट्रांसफॉर्म्ड अ हिंदी टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संभल। मंदिर जो संभल में था, क्योंकि इससे पहले आईने अकबरी में लिखा हुआ था कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार वहीं पर आएंगे, तो संभल में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद। उसके बाद आ जाइए मासरे आलमगिरी पर, जिसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ पर खूब पीठ थपथपाई है, अपने खुद ही लिखा है कि हाँ हमने मंदिर तोड़ा है ना। और उसी में आगे मासरे आलमगिरी में ही लिखा है कि वहां से जब खान जहां बहादुर जोधपुर से हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़ तोड़ कर लाए थे, तो जो वहां जाम मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों पर उन पत्थरों को लगाने का आदेश दे दिया औरंगजेब ने, कि सीढ़ियों पर लगाओ ताकि हम लोग उस पर पैर चढ़ चढ़ के अगर मस्जिद को जाएं। ये सबको बंद कर दे, कालीन के अंदर घुसा दे, ये सच्चाई ना बताएं, वही बताएं जो वाम विचारधारा ने थोपा देश पर मुगलों को लेकर। जो हमने बताया वही सच है, जो हमने लिखवाया वही सच है, जो हमने पढ़ाया वही सही है। यहाँ एजेंडा ऑफ हेटरेड चल रहा है। इनसे पूछिए, यहाँ बैठे हैं, कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने गया कौन था? अकबर गया था कि राजा मान सिंह गए थे? पूरा का पूरा 99% राजपूताना किसके साथ था? अकबर के साथ था।
हम नहीं कह रहे कि महाराणा प्रताप को आप क्रिटिसाइज करें, वो एक महान राजा अपनी जगह पे थे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि राजपूताना तो मुगलों के साथ था, अकबर के साथ था, रिश्तेदारियां भी थी। आपको ये मानना पड़ेगा कि दीन इलाही बनाया गया इसलिए कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम के अच्छे पॉइंट लिखे जाएं। मुल्ला मौलवियों को बर्खास्त किया गया अकबर के कोर्ट से क्योंकि वो एक सेकुलर राजा था। ये आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अकबर के कार्यकाल में तो विवेक जी सेक्युलर विचारधारा जो अकबर की सेक्युलर विचारधारा था, सुनिए ना, एक काउंटर क्वेश्चन है। सेक्युलर विचारधारा कहती है कि 30,000 आम लोगों का नरसंहार कर दो और फिर विक्ट्री संदेश दो कि काफिरों को हमने मार दिया। और देखिए उस किताब में लिखा है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने आसपास के राजपुताना जो रियासतें थी उसमें वहां पर शादियां भी की और उसको कंसोलिडेट किया। तो उसका जो एक अकबर का शुरू का फेज था और बाद का फेज था, जजिया भी उसने खत्म किया, ये सब लिखा है। जी 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 नहीं, गलत लिखा है। सच्चाई मैं बता देता हूं आपको। शेर शाह सूरी ने जब दिल्ली की सल्तनत से हुमायूं को बर्खास्त किया और कब्जा किया दिल्ली पे, तो हुमायूं अपने मित्र अमरकोट की रियासत जो आज पाकिस्तान में है, जिसमें सोडा डायनेस्टी है राजपूतों की, वहां जाके शरण ली और सोडा महाराज ने लिख दिया शेर शाह सूरी को, यहां आना मत, हुमायूं मेरा दोस्त है। और जब शेर शाह सूरी नहीं रहे तो राजपूतों की फौज ने ले जाकर के हुमायूं को वापस दिल्ली की सल्तनत में बिठवाया। असलियत में राजपूत ही रूल कर रहे थे और मुगल सिर्फ एक चेहरा थे। अकबर की हिम्मत नहीं थी कभी कि वो महान राजपूत राजाओं के सामने जाए और राजपूत उसके साथ थे। महाराणा प्रताप से नहीं बनी, युद्ध हुआ, दोनों महान राजा थे, इसमें कोई दो गुरेज नहीं है। जब उसी कार्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने रचना करी रामचरितमानस की, तो आपको क्या लगता है रोका गया? किसने रोका गोस्वामी तुलसीदास को? ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस भाषा में तुम रचना कर रहे हो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। राजा अच्छा होता है, राजा बुरा होता है, वो राजा होता है। उसको धर्म से जोड़ करके कहना कि एवरीथिंग अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम रूलर्स इज बैड, यह सैफ्रनाइजेशन, संघीकरण है इतिहास का और इसकी मुखालिफत होनी चाहिए। यह गलत है। हम सत्ता में आएंगे तो सबको बदला जाएगा और जो सही इतिहास है वही पढ़ाया जाएगा और वही पढ़ाया जाना चाहिए। इस मुल्क में आप करना क्या चाहते हैं कि लड़ाई लड़े लोग, सड़कों पे उतर जाए एक दूसरे के खिलाफ? हिंडोल सेन गुप्ता जी आप एक बार अपना एस्पिरेटरी जी, उसके बाद सुधांशु जी तीनों का जवाब देंगे। हिंडोल जी, पहले तो विवेक जी की ये जो बहुत ही एम्फैटिक स्टेटमेंट था, जब हम सत्ता में आएंगे, ये सुन के काफी हंसी आया मुझे। मैं भी कलकत्ता से हूँ, मैं वेट करूंगा कब विवेक जी की पार्टी सत्ता में आएगी। मेरे लाइफ टाइम में तो अनलाइकली है, पर ठीक है, आशा में, उम्मीद में जिंदगी कायम है। पर एक चीज मैं आप बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एनसीईआरटी के जो भी पैराग्राफ से मैंने पढ़ा है, वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, हम जो नेगेटिव है उसको हमने पूरा वाइप आउट कर दिया। ये हम वाइप आउट नहीं कर सकते। अगर आप देखिए कोई भी इतिहासकार, कोई भी सीरियस इतिहासकार, अब वो आई शैडो वाले इतिहासकार होंगे तो पता नहीं मुझे, पर कोई भी सीरियस इतिहासकार ये नहीं मान सकता। आई शैडो मतलब, एक सेकंड, आई शैडो में मैं खैर जाना नहीं चाहता उस बात पे, छोड़िए। पर जो भी कोई भी सीरियस क्योंकि हिंडोल जी, अगर आप महिला और महिलाओं के मेकअप को लेकर ये स्टेटमेट कर रहे हैं तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप ये महिलाओं के मैं महिलाओं के, प्लीज डू नॉट इंसिनुएट कि अगर कोई आई शैडो लगा लेता है तो वो बोल नहीं सकता है या वो ज्ञानी नहीं हो सकता। मेरा वापस आइए टॉपिक पर। एक पर्टिकुलर पर्सन पे था, हाँ, तो उनका नाम लीजिए ना, लेट्स नॉट वो आप डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो आप डिलीट कर दीजिए। द मेन मुद्दा यही है कि अगर आप देखिए एक इस्लामिक आइकॉनोक्लाज्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका आप अगर इतिहास देखें, वो इतिहास सिर्फ भारत में तक सीमित नहीं है। वो हर जगह जहां पे भी इस्लाम का परचम उन दिनों लहराया, वहां पे ये एक आइकॉनोक्लाज्म जो भी उसमें पहले था, पर्शिया से लेके हिंदुस्तान तक जो भी उसके पहले था, जिनको वो बुत परस्त कहते थे, उनका एक वाइप आउट हुआ। ये हम डिनाई नहीं कर सकते। औरंगजेब का न्यूयॉर्क टाइम्स, जिनको बहुत लोग मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला था कि देखिए, औरंगजेब का नाम 23rd उन्होंने दिया था जेनोसाइडल रूलर्स का। 4.6 मिलियन लोगों की हत्या औरंगजेब के काल में हुआ था। मैं मानता हूं कि दारा शिकोह बहुत ही उनका विचार बहुत अच्छा था। वो हिंदुइज्म और इस्लाम का एक संतुलन लाना चाहते थे। उन्होंने बहुत रिसर्च करवाया, ये सच बात है। और मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि क्यों लोग औरंगजेब के नाम पे हमारे देश में रास्ता ढूंढते हैं, पर कोई कभी नहीं कहता कि दारा शिकोह के नाम पे रास्ता हो, और दारा शिकोह के नाम पे रास्ता होना चाहिए।
पर अगर आप कहते हैं कि शिवाजी महाराज को अगर आप कंपेयर करें या मराठा हिस्ट्री को कंपेयर करें या चोला हिस्ट्री को कंपेयर करें, जिसके ऊपर मैं, और जो लोग ऐसे कहते हैं, जिसका मैं मेरा जो रेफरेंस था, मैंने जो पहले कहा, ऐसे लोग सीरियस इतिहासकार नहीं है। ये हम नहीं कर सकते। एक बहुत लंबा समय का इस्लामिक आइकॉनोक्लाज्म का हिस्ट्री है, उसको हमें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं ये मान सकते तो ये सीरियस इतिहास नहीं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, विवेक जी का और आलोक जी का, दोनों का। उनका कहना है आप लोग जहर फैलाने के लिए कर रहे हैं, जो राजपूत थे वो तो अकबर के साथ थे, उनके लिए लड़ते थे। विवेक जी का पॉइंट है नहीं, वो लेफ्ट वालों की तो अजब गति है। लेफ्ट वाले जिस देश में सत्ता में रहे तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई, चाइना से लेके, चेकोस्लोवाकिया से लेके, रूस से लेके उज्बेकिस्तान। आज भी चाइना में न मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, न पब्लिकली टोपी रख सकता, न पब्लिकली नमाज पढ़ सकता है, मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकते। और देखिए यहां कैसे 6 गज की जबान निकाल के आके बोलने लगते हैं। वो एक राजनीतिक पक्ष है। पर मैं एक फैक्चुअल बात भी करना चाहता हूं। ये इन्होंने कहा दीन इलाही, अरे दीन इलाही को तो इस्लाम ने खारिज कर दिया था। मौलवियों का फतवा था, आज कहां है दीन इलाही? और किस मौलवी को बर्खास्त किया था? आके हम बोलने लगते हैं। मैं आपके दर्शकों के सामने एक फैक्ट रखता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात कहता हूं, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ, जिसको कि मान सिंह लीड कर रहे थे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सब ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप लड़ाई हार गए, पर क्या यह सच है? कोई राजा लड़ाई हारा, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर है। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 वो बंदी बना लिया गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 उसने दरबार में जाके हाजिरी लगा दी। महाराणा प्रताप ने इन चारों में से कुछ भी किया नहीं किया, तो किसने कहा कि हार गए? ये इसके लिए वीएस नायपॉल ने कहा, जैसे इनके दिमाग से निकला, उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है, दो राजा लड़ते हैं, देश एक कोई महान मानता है, पर भारत अजीब है। यहां की टेक्स्ट बुक में अकबर महान है और जनता के बीच में महाराणा प्रताप महान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब आप रामचरितमानस पर भी पूछ रहे हैं सुधांशु जी, कहना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी बोले, वो कह रहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कैसे लिखी? अरे इतने सारे प्रश्न हैं आपका। हाँ सुनिए, सुनिए सारी बातें बता रहा हूं। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी, वो तो उसका अकबर से क्या लेना देना है मेरे भाई? आप कहां से बीच में आ गए? अब मैं दूसरी बात पे एक फैक्ट कहना चाहता हूं, सुनिए। 1991 में और मैं दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, जाके इस बात को चेक कर, भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? 75 का क्वेश्चन है और 20 मिनट का प्रोग्राम है, 30-35 मिनट का, और ये एक चीज का फैक्ट नहीं कोट कर रहा हूं, फैक्ट कोट कर रहा हूं। 1991 में 65 वर्षिप एक्ट आया, अभी आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, महंगाई 17.5%, बेरोजगारी प्रचंड, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी रखा गया, और उस समय इनको 65वां वर्षिप एक्ट ध्यान आ रहा था। आज आके भाषण देते विकास की बात करो। मैं कहना चाहता हूं, उस सबसे बुरे दौर में, आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था में, इनको सांप्रदायिक राजनीति सूझ रही थी। मगर चिंता मत करिए, भगवान की लीला देखिए। जब बाबरी मस्जिद थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेस देन 1 बिलियन था। जब बाबरी मस्जिद का, और वो 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन पहुंचा मोदी 1 में। जिस समय जजमेंट आया 2019 में, तब 500 बिलियन, और जब मंदिर बना तो 650 बिलियन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने इतिहास लिखा, जिस प्रकार के झूठे इतिहास लिखे, अरे सब आज की हकीकत छोड़िए। मैंने कहा एक हिंदू राजा बताइए जिसने मस्जिदें तोड़ी हो, मगर कितने ही मुस्लिम राजाओं के ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और आज बामियान बुद्धा 2001 में तोड़ा गया था अफगानिस्तान में। शारदा देवी का मंदिर पीओके में आज टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। आज तमिलनाडु के कोलत्तूर गांव में, पेरम्बूर जिले में 70% मुस्लिम हो गए, तो कहते हैं अब मंदिर में घंटा बजना बंद हो जाना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार आगे आके झुक जाती है। इसलिए अगर आप आ जाने की बात कहते हैं तो मैं इसलिए, हाँ, बुद्ध विहार किसने तोड़े? बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2014, वॉल्यूम 17, चैप्टर नंबर 9। पूरा एक शीर्षक है। देखिए तरीका गलत है। विवेक जी वो जैसे पूरा करेंगे मैं आऊंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। मैंने देखा बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा चैप्टर 9 लिखा है। सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा राइटिंग्स एंड स्पीचेस में चैप्टर नंबर 9 है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स।
मैं पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 विवेक श्रीवास्तव जी आए बाएं साएं मत बोलिए, बाबा साहब अंबेडकर को मैंने कोट किया है, हवा में मत बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो इतिहास लिखा, आज देश की धरती से वो शक्ति उठी है जिसने उस इतिहास को हैसियत पे पहुंचा दिया, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। तुमने महाराणा प्रताप के लिए ये लिखा फेनेटिक पैट्रियट, तुमने शिवाजी के लिए लिखा ही हैज रूटेड सूरत। तो मैं कहना चाहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी, और उस माटी से उठकर वो शक्ति आई है जिसने गुलामी की मानसिकता को अब हटाना शुरू किया है। अब मैं इनको सारों चैलेंज करके कहता हूं, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो बता दें, और सारे दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात पे काउंटर कीजिएगा आलोक शर्मा जी के, ना विवेक जी पे, अपने आप जाइए और सोर्सेस कोट करिए। फैक्ट्स पे सोर्स कोट कीजिए। और दूसरा मेरा एक सवाल इसमें सुनिए, अब विवेक जी सवाल भी तो सुनिएगा। अगर राजपूतों का इतना अच्छा ही बन रहा था मुगलों से, तो उनकी रानियों को जौहर क्यों करना पड़ रहा था साहब? और दूसरा, महाराणा प्रताप को जंगल में क्यों रहना पड़ रहा था? आज दोनों बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे विवेक श्रीवास्तव, वाम नेता। 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। बड़ा कंफ्यूजन है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं नहीं भागता कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं महाराणा प्रताप हारे ही नहीं, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया। आप कह रही हैं उनको जंगल में क्यों रहना पड़ा? अरे भाई, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, उनकी महानता इसलिए थी कि वो एक महान योद्धा थे। हार या जीत से योद्धा नहीं होता, योद्धा लड़ने से होता है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि राजा मानसिंह जीते थे, कंबाइंड राजपूत फोर्सेस जीती थी हल्दी घाटी में। नंबर 2, 84,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा गया इस मुल्क में। अरे महाराणा प्रताप कौन थे? एक सेकंड ट्विस्ट मत कीजिए विवेक जी, आप ट्विस्ट करने में बहुत महारत, आपको पीएचडी है। विवेक जी एक सेकंड, अगर दोस्ताना ही था, अगर सब कुछ इतना अच्छा ही था, तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे ना। वो अगर उनको अपनी आर्मी को फिर से रीस्ट्रेटेजाइज करना था, वो जंगल में थे ना छिपे, क्यों करना पड़ रहा था? अगर दोस्ताना ही था तो महिलाओं को जौहर क्यों करना पड़ रहा था? जवाब दीजिए, इसको घुमाइए फिराइए मत। महाराणा प्रताप एक तरफ थे, पूरा राजपूताना एक तरफ था। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ थे, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। अकेले लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप का भाई, उसने चित्तौड़ संभाला, वो भी अकबर के साथ था। यह इतिहास है। दूसरी बात, मैंने पुष्यमित्र शुंग और बुद्ध स्तूप का एग्जांपल दिया। अगर राजा अकबर है और कहां से पढ़ते, कहां पढ़ते हैं? कोई कॉमिक उठा के पढ़ लेते हैं क्या विवेक जी? कुछ भी बोलते हैं तो अकेला लड़का। सोर्स कोड कीजिए ना, कोट योर सोर्स कोड करिए। नहीं सोर्स क्या हमारा? अरे भाई ये आप जाइए, महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में राजपूताना एक था। क्या आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी रियासतें राणा प्रताप के साथ थी? आप सोर्स बताइए। अब आप बताइए मुझे सोर्स कि महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन था। मैं तो बता देता हूं कि जो रियल ब्रदर थे महाराणा प्रताप के, वो भी साथ में थे राजा मान सिंह के, सारे कजन्स भी उनके साथ थे। यह हर जगह लिखा है। जबरदस्ती में मुसलमानों को और मुगलों को नीचा दिखाने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। लिखा है दीन इलाही जगह का नाम बता दो। दीन इलाही था और मौलवियों को हटाया गया। अकबर के दरबार में जैन और बुद्ध मॉन्क्स भी आते थे। यह इतिहास है। आपको यह पचता नहीं है कि मुसलमान राजा अच्छा कैसे हो सकता है। समस्या यहां पर है। आपको दिखाना है कि और आपको ये नहीं पचता है, और आपको एक सेकेंड, आपको विवेक जी, आपको ये नहीं पचता है कि एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, ये आपको नहीं पचता है। और उनके साथ अनेकों लोग थे, उनकी सेना थी जो लड़ती थी। जौहर पर मुंह क्यों आपका सिल गया? जौहर पर बोलिए, अगर इतना ही दोस्ताना था, अच्छे रिश्ते थे, जौहर क्यों करना पड़ रहा था? नहीं आप बता। नहीं अब आप जो है सिलेक्टिव हो रहे हैं। जब वही अंबेडकर, जिसका एग्जांपल सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं, कह रहे थे हिंदू धर्म में हमारी जगह नहीं और बुद्ध धर्म अपनाए सारे दलित, और जिस इस्लाम ने बुद्धिज्म को खत्म किया, जिसकी बात सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, चैप्टर छोड़ के भाग गए विवेक जी। अफगानिस्तान, चैप्टर छोड़ के भाग गए, बुद्धा को तोड़ा गया। मैं कोई नहीं भागा मैडम, ये बोल नहीं पाए। जौहर पे बोलिए ना, जौहर पे विवेक जी एक बार जौहर पे एक बात बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप बोलिए अंबेडकर के पहले। नहीं जौहर पे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आप दीजिए स्टैटिस्टिक्स मुझको कि अकबर के कार्यकाल में कितना जौहर हुआ। दीजिए स्टैटिस्टिक्स। नहीं हुआ। स्लेव डायनेस्टी को लेकर के मुगलों से कंपेयर कर रही हैं, फिर आप नीचे जा रहे हैं। अरे किस किस राजा में हुआ उसका नाम देगा मुझे कोई? यहां पर किस किस राजा में हुआ? क्या वो मुगल सल्तनत थी, या किसी ने जौहर कराया तो सारे मुगलों को बर्बाद कर दोगे आप लोग और बदनाम? मुगल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री
एंड बाबर के बाद सबने हिंदू रानियों से शादी की है। जो बाकी के मुगल सम्राट थे वो हमारा खून है, उनमें हिंदुओं का खून है, आर्यों का खून है, राजपूतानों का खून है। क्या बातें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर? हम सब एक हैं और सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब इस्लाम था। ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। हटाया जाएगा इस हिस्ट्री को। ये काल्पनिक इतिहास जो भारत को तोड़ने की एक षड्यंत्र है संघ का। ये संघीकरण ऑफ हिस्ट्री हैज टू स्टॉप, इट हैज टू स्टॉप। और आपको लगता है ये सब बोलने से आप लोग सत्ता में आ जाएंगे, इसीलिए आप भी बोल रहे हैं विवेक जी, इसीलिए लग रहा है कि आप भी अब सोच रहे हैं कि ये सब बोल के आप लोग कह रहे थे ना कि सत्ता में आएंगे। इसका एक छोटा सा सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास जाना है। वो क्यों नहीं? अरे रुकिए ना, देखिए आए बाएं साएं बोलना, एक सोर्स ना कोट करना, आए बाएं साएं बोलना लेफ्ट वालों की हालत होती है। सोर्स, अब मैं सोर्स कोट कर रहा हूं, मैं सोर्स कोट कर रहा हूं। डेमोसाइड पूरे वर्ल्ड में जो जेनोसाइड्स हुए लास्ट 2000 ईयर्स के, उन 2000 ईयर का डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है, जिसमें कहा गया मिनिमम 90 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ लोग तक मारे गए। उसमें एग्जाम्पल कर रहा हूं, टेबल नंबर 2.1 पे जाके आप देखिएगा, हवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा डेमोसाइड के ऊपर लिखी गई है। उसमें हिंदूज किल्ड बाय सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बिटवीन 1206 to 15 लाख, killed by Firoz Shah in Bengal between 1351 to 1388, 10 lakhs. And other datas are in page number 2, टेबल नंबर 2.1b, और वो टोटल ये कहता है कि 12th सेंचुरी से सोर्स कोट कर रहा हूं, हां नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में जेनोसाइड की सबसे ऑथेंटिक हिस्ट्री है। इधर उधर की बात मत करो विवेक श्रीवास्तव, दाएं बाएं मत करो। आप लोग एक सोर्स नहीं कोट कर पाते हो, सारी बातें झूठ बोलते हो। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में झूठ। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो विवेक श्रीवास्तव ने बोला, एक बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए लगातार बीच में बोल रहे हैं, आवाज नीचे कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए, चूंकि इनको पता है कि अब ये फैक्ट। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, फैक्ट लेके आइए ना विवेक जी, मैं आपको ऑडियो कर दूंगी। सुनिए, मैं कोट कर रहा हूं कर्नल जेम्स टॉड, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने लिखा कि जो हिंदू राजपूत राजा थे वो जब युद्ध लड़ते थे तो उनके लिए वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था, ऐसा लगता था, क्योंकि वो इतने नियम का पालन करते थे। कभी महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होती थी, कभी आम पब्लिक का नरसंहार नहीं होता था, कभी कत्लेआम नहीं होता था। और खिलजी से लेके और नादिर शाह तक कितने कत्लेआम हुए। हां, एक बात मैं विवेक जी की मानता हूं, उन्होंने कहा कि अगर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। तो इतिहास हमें शिक्षा देता है, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास को बाध्य करने पे होते हैं। और इसीलिए बाद में बाबर के हाथ कटे, औरंगजेब के हाथ कटे, जिन्ना के हाथ कटे। और आज कश्मीर में हमारी सरकार जब तक नहीं आई थी, आईएसआईएस के हाथ में कट रहे थे, जैशे मोहम्मद के हाथ में कट रहे थे, लश्कर ए तैयबा के हाथ में कट रहे थे। और ये लोग ऐसे हंस रहे थे कि कटते रहो मगर मेरा वोट तो बनते रहो, काट काट कर भी देश का टुकड़ा मिलेगा। तो मैं करता रहूंगा। इसीलिए इतिहास हो या वर्तमान, वामपंथी विचारधारा ने इस देश को सर्वाधिक नुकसान। ठीक है, आलोक जी बोले, उसके बाद से आ रही हूं विवेक जी। आप एक सुधांशु भाई ने पूरा जो 40 मिनट है वो आए बाएं साएं ही बोला है, और वो सही शब्द इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने अपने लिए ही बोला है। आज उनको जौहर याद आ रहा है सबको। अरे अभी जो रोज जौहर हो रहे हैं, रोज बच्चियां जो मर रही हैं बिना इलाज के, वो जौहर से भी गंदा काम हो रहा है। 11 दिन के अंदर 31 मर्डर हैं बिहार के अंदर, वो जौहर से भी गंदा काम है। शिवाजी महाराज की मूर्ति के हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए खा जाएंगे ये लोग, लेकिन टीपू सुल्तान से इनको दिक्कत है। 2002 के दंगों को हटा दीजिए, कंटेम्परेरी इंडिया में 3 काले कृषि कानूनों से दिक्कत है, क्योंकि अडानी की मदद करनी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और उसका सिलेबस रिवीजन 2023 में शुरू हुआ, और आए बाएं साएं कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सिलेबस जी की जो कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी वो 2023 में बनाई इन्होंने। आज हालत यह है कि एनसीईआरटी लिख रहा है समझने योग्य कंटेंट, मतलब अभी तक एनसीईआरटी बिना समझने योग्य कंटेंट पढ़ा रहा था, उस पर बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने संविधान में कहा कि कुछ भी भारतीय नहीं है, आज वो अकबर को गालियां देकर वोट बटोरना चाहते हैं। तिरंगा खराब है। आलोक जी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, एक बार ऑडियो उनका ठीक कीजिए, फिर से जाएंगे। सुधांशु जी जल्दी से आवाज दीजिए, जल्दी से। सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए बिहार और जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं अपराध की बहुत गंभीर है, और उससे वो तुलना कर रहे हैं। जवाब दीजिए।
आप लोग अतीत में देश को फंसा कर रखना चाहते हैं। आरोप सीधा है सर, अतीत में उलझा के रखो, अतीत की बहस कराते रहो। हम अतीत में तो ये उलझा के रखना चाहते हैं। ये इमारतें शरिया क्या है भाई? औरंगजेब के लिए किसने बोला कि औरंगजेब महान था? अलाउद्दीन खिलजी महान था, किसने बोला? ये फलाना फलाना किसके बाप ने बनवाया, हमने बोला क्या? औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा किसने पढ़ा? इमरान प्रतापगढ़ी, इनके सांसद। आज क्या जरूरत है भाई औरंगजेब की कब्र पे जाने की? और हम रिएक्ट करेंगे तो कहेंगे साहब अतीत में जा रहे हैं। मगर मैं दर्शकों से कहता हूं अंजना जी, पूरी डिबेट देखिए और फिर तय करिए कि आए बाएं साएं हमने बोला है या आलोक शर्मा जी ने और विवेक श्रीवास्तव जी ने बोला है। परंतु इतना मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत का इतिहास विश्व के सबसे दुर्दांत, दमनकारी और रक्त रंजित इतिहास में से एक है। मगर अफसोस की बात यह है कि उस पूरे, जिसे कहते हैं ना कि किसी का मर्डर किया जाए उसके ऊपर एक कालीन बिछा दी जाए, तो वो कालीन बिछाकर और उसके ऊपर इत्र डालकर आपको जो समझाने का प्रयास किया जाता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, हम मानते हैं आज के भारत के किसी वर्ग का हम कोई संबंध उससे नहीं मानते हैं। और आज एकदम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए टेस्ट करा ले कोई भारत का मुसलमान, उसका अरेबिक जीनोम, उज्बेक जीनोम और मंगोलियन जीनोम से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला है। विवेक जी, मैंने तो सारे सोर्स कोट किए ना आपके सामने, सारे सोर्स कोट किए। चलिए एक बात, मासरे आलमगिरी, आप जाते जाते थोड़ा तो अपना नाम प्रोटेक्ट कीजिए, एक तो सोर्स के साथ बात कीजिए। नहीं, मेरा नाम बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। जिसने सुना है सबको मालूम है, सबने पढ़ा है। हवाई यूनिवर्सिटी 15 लाख मार दिए गए, सर्वे करने गए थे हवाई यूनिवर्सिटी वाले। मतलब किसी भी ऑथर को लेके, किसी भी किताब को लेकर के आप प्रोग्राम में आकर के बोल दीजिए तो हम उसे मान ले। Why should I believe in some report from the Hawaii University because Sudhanshu is quoting? ये क्या ridiculous बातें हैं? क्या मालूम नहीं है सबको राजपूतों का क्या हाल था, क्या रिश्ते थे मुगलों के साथ? नहीं मालूम है ये? प्लीज कोट। भाई रोना थापर देखने गई थी, प्लीज कोट। ए भाई अकबर बहुत बढ़िया काम कर रहा था कि मुगलों को बचाने के लिए, विवेक जी, कि आप मुगलों को बचाने के लिए, मतलब राजपूतों को लेकर कुछ भी बोलने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होती है। बात कर रहा हूं, अरे मैं हिंदुस्तान को बचाने की बात सब ज्ञान कहीं और दीजिएगा। हिंदुस्तान को आप लोग कितना बचाने के लिए बात कर रहे हैं, ये ज्ञान कहीं और दीजिएगा। मुगल हमारी विरासत है, यह हमें मानना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों में सुधांशु जी छोटा सा धर्म की वजह से उनको टारगेट करना गलत है। धर्म की वजह से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पर जवाब दीजिए आप। धर्म की वजह से सुधांशु जी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, एक सोर्स नहीं कोट करते हैं आप। कोई धर्म की वजह से नहीं, मैं बताना चाहता हूं मुगलों का, नहीं मैं फिर अब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मुगलों का इतिहास शुरू होता 1527 में, जब खानवा की लड़ाई जीतने के बाद बाबर आया, फिर भी तो हुमायूं को भागना पड़ा। 1557 औरंगजेब, बाबर और ये जो है अकबर, और 1707 में औरंगजेब मर गया। केवल 150 साल मुगलों ने राज किया है। और मगर चोल राजाओं ने 1000 साल राज किया, उसका कितना इतिहास हमें पढ़ाया गया बताइए? मराठा इंपायर एक दौर में जो था वो कर्नाटक से लेके और लाहौर तक था, कितना पढ़ाया गया ये बताइए? ललितादित्य मुक्तापीठ ने पूरा सेंट्रल एशिया से लेकर कैस्पियन सी तक जीता, कश्मीर का राजा था, कितना हमें इतिहास में पढ़ाया गया? बप्पा रावल ने कितना दूर दूर तक मारकर अरबों को मारा, वो हमें कितना पढ़ाया गया? मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, फिर दर्शक अपने आप तय करें। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध में, 1025 में सोमनाथ का विध्वंस किया गजनी ने। यह 300 साल का इतिहास कहां है? 1025 गुजरात से लेकर 1192 में गोरी जो इनको पृथ्वीराज चौहान को हरा, 250 साल का संघर्ष का इतिहास कहां है? 1192 के बाद 1527 में जाकर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ पाया बाबर। यह 300 साल के संघर्ष का इतिहास कहां है? संघर्ष का इतिहास छुपाओ और भारत के अंदर पराजय का इतिहास पढ़ाओ, और वही मानसिकता आज है। अंजना जी, हमने पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस ध्वस्त कर दिए, वो मत पूछो। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना तय है कि इतिहास को अगर आप चुनिंदा चश्मे से देखेंगे तो आपको सच ही सबसे बड़ा विलन दिखाई देगा, और जो सबसे ज्यादा जुल्म के प्रतीक होंगे वो आपको अपनी आंखों में हीरो नजर आएंगे। ये सिर्फ सहूलियत की राजनीति और सहूलियत वाले चश्मे से देखने वाला इतिहास है। इतिहास का दोनों हिस्सा जितना भी क्रूर हो, जितना भी महान हो, हर पहलू पढ़ाना, सिखाना, जानना जरूरी है। वही देश सही ढंग से आगे बढ़ता है। देखते रहिए।